नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हमने मौर्य साम्राज्य तक अध्ययन कर लिया है। मौर्य साम्राज्य को विस्तार से हमने देख लिया है, आप जा कर के देख सकते हो। अब मौर्यों के बाद का जो टाइम पीरियड है, मौर्योत्तर काल कहते हैं इसे, जो अनेक वंश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तर काल को बिना कोई देरी की शुरुआत करते हैं। और शुंग वंश, इसका पहला जो वंश है वो शुंग वंश है, 185 से 75 ईसा पूर्व में जिन तो इस वंश की स्थापना मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके की थी। यानी मौर्यों का अंत किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। कैसे? वृहद्रथ अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर दी। और वृहद्रथ को हर्षचरित्र किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा है। मैं प्रज्ञा दुर्बल या दुर्बुद्धि कहा है, प्रज्ञा दुर्बल कहा है हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने। किसको? वृहद्रथ को। तो इस वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके अश्वमेध के प्रसिद्ध व्याकरणविद कौन थे? पतंजलि थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 धनदेव के अयोध्या अभिलेख कहता है, अयोध्या अभिलेख का कौन? धनदेव का अयोध्या अभिलेख कहता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ किए। और उनके प्रसिद्ध व्याकरणविद कौन थे? पतंजलि थे। महर्षि जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। दिव्य अवदान के अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84 बौद्ध स्तूपों का नष्ट करवा दिया था। दिव्य अवदान ये कहता है कितना क्रूर शासक था बौद्ध धर्म के प्रति कि 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुण्य प्रतिष्ठा की। यानी जो वैदिक धर्म था उनकी पुण्य प्रतिष्ठा किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया या वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। यानी वेदों की ओर पुनः लौट करके लेके गया, वेदों की ओर, वैदिक धर्म की ओर पुनः वो लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो वो था पुष्यमित्र शुंग, घोर ब्राह्मणवादी था। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ। यानी यवन आक्रमण किसके समय हुए? पुष्यमित्र शुंग के समय। यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में मिलता है। चाहे वो पतंजलि का महाभाष्य हो, गार्गी संहिता हो, कालिदास का नाटक मालविका अग्निमित्र हो, इसमें पुष्यमित्र के यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि लिखता है कि यवनों ने माध्यमिका चित्तौड़ पर भी आक्रमण कर लिया। मालविका अग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र के शासनकाल में वह विदिशा का राजा था। पुष्यमित्र को ओदभिज, अचानक उठने वाला भी कहा गया है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि पुष्यमित्र को क्या कहा जाता है? ओदभिज मतलब अचानक उठने वाला। मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से प्राप्त प्रथम शताब्दी ईस्वी लेख में तोस नामक विदेशी महिला द्वारा, ये याद रखना कि विदेशी महिला है जिसका नाम क्या है? तोस। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से। तो तोस नामक विदेशी महिला द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है। तो तोस नामक महिला ने जो मूर्तियां स्थापित की मोरा नामक स्थान पर, वो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, साम और अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, साम और अनिरुद्ध। अतः शुंग काल भागवत धर्म के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस बात का हमें पता चलता है कि भागवत धर्म का बहुत विकास हुआ। पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र स्थित अशोक द्वारा निर्मित कुक्टाराम के महाविहार को नष्ट करने का असफल प्रयास किया। जो कुक्टाराम विहार था उसको नष्ट करने का असफल प्रयास पुष्यमित्र ने किया। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
याद क्या रखना कि शुंग वंश के शासक भागभद्र के शासनकाल में 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक था एंटियालकिड्स। और एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने क्या किया कि विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। तो यवन शासक कौन? एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। किसने? हेलियोडोरस ने। किसके शासनकाल में? एंटियालकिड्स के शासनकाल में। और शुंग वंश का शासक कौन था उस समय? भागभद्र के शासनकाल में 14वें वर्ष में तक्षशिला में। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र कुसुमध्वज थी। शुंगों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, या जिसे कुसुमध्वज कहते थे। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई, तो शुंग काल में हुई। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ, यानी वापिस उत्थान हुआ संस्कृत का। इसके उत्थान में पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान था। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। शुंग काल में स्तूपों का निर्माण में पाषाण प्रयोग होने लगा। पत्थर का प्रयोग भी शुंग काल में हुआ शुरू, और सांची के स्तूप को पाषाण द्वारा संवर्धित कर उसका आकार बढ़ाया गया। बरहुत व बोध गया के स्तूपों के तोरण द्वारों का निर्माण भी शुंग काल में हुआ। सांची के स्तूप का संवर्धित करवाया, वापस निर्माण करवाया सांची का स्तूप। और बरहुत और बोध गया के स्तूप है, उनका तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में हुआ। इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन है। लोक धर्म से संबंधित चित्र, गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं, किंतु शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था अभी तक। यानी शुंग काल में मनुष्य को बुद्ध का मनुष्य के रूप में नहीं मानते थे शुंग काल तक। सांची में मुख्य स्तूप के अलावा 2 अन्य स्तूप है। दूसरे स्तूप में बौद्धकालीन धर्म प्रचारकों व तीसरे में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र व महामोदगल्यन के धातु अस्थियों से सुरक्षित है। यानी सांची का एक तो मुख्य स्तूप है, इसके अलावा 2 और स्तूप है। तो दूसरे में तो धर्म प्रचारकों और तीसरे में जो बुद्ध के 2 शिष्य थे सारिपुत्र और महामोदगल्यन के अस्थि अवशेष सुरक्षित है सांची के स्तूप में, दूसरे और तीसरे में। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव डाली। तो वो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। हत्या किसने की? उसी के प्रधानमंत्री वासुदेव ने कर दी। और किस वंश की नींव डाली? कर्ण वंश की। कर्ण वंश किसने स्थापित किया? वासुदेव ने। अब है कर्ण वंश, जिसका टाइम पीरियड है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक इस वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की। कर्ण वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। किसकी हत्या करके की? देवभूति। जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। वासुदेव के बाद भूमिपुत्र नारायण सुशर्मा शासक हुए थे। वासुदेव के बाद भूमिमित्र नारायण और सुशर्मा। सुशर्मा की मृत्यु के बाद ही कर्ण वंश राजवंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब है सातवाहन वंश, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वंश। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय या आंध्र भर्तीय कहा गया है। पुराणों में कहा गया आंध्र जातीय, आंध्र भर्तीय। इनका निवास स्थान महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान था। सिमुक ने कर्ण सुशर्मा को पराजित किया। जो अंतिम शासक था सुशर्मा कर्ण वंश का, उसको पराजित किया। जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। बौद्ध और जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण किसने किया? सिमुक ने किया, जिसने 7 वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने। सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। उनकी उपलब्धियों का ज्ञान कहाँ से मिलता है? नायनिका, यानी नागनिका भी कहते हैं कि नानाघाट अभिलेख पुना से मिलता है। सातवाहन वंश का प्रथम योग्य शासक था कौन? सातकर्णी प्रथम। और इसकी जानकारी उपलब्धियां मिलती है नागनिका या नागनिका के नानाघाट अभिलेख जो पुना से प्राप्त होता है। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ किया। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, 1 राजसूय यज्ञ किया। सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका अंगीय वंश की राजकुमारी थी। अंगीय राजा अपने आप को महारथी कहते थे। तो
इसका प्रथम योग्य शासक कौन? सातकर्णी प्रथम, जिसकी जानकारी उपलब्धि हमें कहाँ से मिलती है? उसी की रानी नागनिका के नानागढ़ घाट अभिलेख से मिलती है। उसने 2 यज्ञ किए और 1 राजसू यज्ञ किया। तो सातकर्णी प्रथम ने मालव श्रेणी की गोल मुद्रा और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा चलाई। सातकर्णी प्रथम ने मालव श्रेणी की गोल मुद्रा और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा चलाई। उसने दक्षिणापथपति व अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। तो सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। सातवान काल का राजा हाल एक प्रसिद्ध कवि विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने गाथा सप्तशती नामक संस्कृत भाषा में श्रृंगार प्रधान एक काव्य लिखा था। तो गाफा जो हाल है, सातवान काल का राजा हाल, उन्होंने क्या लिखा? संस्कृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान एक काव्य लिखा जिसका नाम था गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती किसका है? हाल का। सातवान काल के राजा थे और प्रेम गाथाओं का वर्णन है इसमें गाथा सप्तशती में। उसकी राजसभा में पेशासी प्राकृत में लिखित वृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य और कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। तो हाल जो सातवान काल का राजा था हाल, उनकी राजसभा में कौन रहते थे? पेशासी प्राकृत में लिखित वृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य यानी गुणाढ्य रहते थे, जिन्होंने वृहत कथा रची। और संस्कृत व्याकरण के लेखक थे सर्ववर्मन, जिन्होंने कातंत्र लिखा, वो रहते थे। तो गुणाढ्य और कातंत्र हाल के दरबार में रहते थे। हाल की रानी मल्यवती संस्कृत की ज्ञाता थी, मल्यवती। अब है गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी पूर्व में। अब ये टाइम पीरियड ईस्वी में आ जाता है 106 से 130 ईसा पूर्व में। कौन थे गौतमी पुत्र सातकर्णी? गौतमी पुत्र सातकर्णी यह इस वंश का 23वां और सबसे महान शासक था। प्रथम योग्य शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी नहीं, प्रथम योग्य शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। और इसका 23वां और सबसे महान शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने आगमन निलय यानी वेदों का आश्रय भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? आगमन निलय, वेदों का आश्रय देने वाला कहा गया गौतमी पुत्र सातकर्णी को। इसे अभिलेखों में एक ब्राह्मण, शकों को हराने वाला, क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला कहा गया है। यानी गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है उनको एक ब्राह्मण कहा गया है, शकों को हराने वाला, क्षत्रियों के दर्प को, घमंड को चूरने वाला कहा गया है। गौतमी पुत्र को चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। जो समाज में 4 जो वर्ण थे वो नष्ट हो रहे थे, उनका रक्षक कहा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। उसने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था की रक्षा की। इसके बारे में इसकी जानकारी इसकी माँ गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। तो गौतमी बलश्री की कौन सी प्रशस्ति? नासिक प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। क्या कि सबसे 23वां शासक और सातवां काल में सबसे जो योग्य शासक था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने एक ब्राह्मण, शकों को हराने वाला, क्षत्रियों के धर्म को चूर्ण करने वाला, गौतमी चतुर्व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। इसकी जानकारी इसकी माँ गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के अभिलेखों के अनुसार उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के अभिलेखों के अनुसार कहते हैं 3 घोड़ों के पानी पीते थे, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों तरफ इसका साम्राज्य फैला हुआ था। वशिष्ठी पुत्र पुलवामा के कुछ सिखों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सहारत वंश के शासक नहपान को पराजित करके उसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को पुनः प्रसारित करवाया था। सहारत वंश के शासक था नहपान ने गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सहारत वंश के शासक नहपान को परास्त कर उसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को पुनः प्रसारित किसने करवाया? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शासक। और इस विजय की पुष्टि जोगलथंबी मुद्रा भांड नासिक से होती है और सहारत वंश का निर्मूल करने वाला की उपाधि भी धारण की। खकरात करस गौतमी पुत्र ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की व वेंकटक नगर की स्थापना भी की।
उसने नासिक बौद्ध संघ को अजकाल किए व काले भिक्षु संघ को कर्जक नामक ग्राम दान में दिए। तो नासिक बौद्ध संघ को तो दिया अजकाल किए और काले भिक्षु संघ को दिया कर्जक गांव दान में दिया। कर्जक पहले उसावदात यानी नेहपान के दामाद के अधिकार में था और उसावदात ने भी बौद्ध संघ को दान में दिया था। इस प्रकार कर्जक गांव 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उसके पुत्र पुलवामी के 19वें वर्ष के नासिक गुआलेख से गौतमीपुत्र द्वारा विजित निम्न क्षेत्रों का पता चलता है। यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपना साम्राज्य कहाँ तक फैलाया इसकी बात की पुष्टि मिलती है उसके पुत्र पुलवामी के 19वें वर्ष के नासिक गुआलेख से। उसका पुत्र कौन है? पुलवामी, और उसका गुआलेख कौन सा? नासिक से। गौतमीपुत्र द्वारा विजित कौन कौन से जो क्षेत्र है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जीते, तो वो जीते थे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ऋषिक कृष्णा नदी का तटीय क्षेत्र, जड़ असमक गोदावरी का तटीय क्षेत्र, सौराष्ट्र, कुकुट पश्चिमी राजपूताना, विदर्भ महाराष्ट्र, अप्रांत उत्तरी कोंकण, अनूप नर्मदा घाटी, अवंती पश्चिमी मालवा और आकर पूर्वी मालवा, ये जो क्षेत्र है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जीते थे। अब है वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी जिसका टाइम पीरियड है 130 से 154 ईसा पूर्व में। आंध्र प्रदेश पर विजय के कारण उसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को प्रथम आंध्र सम्राट कौन? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। पुलवामी ने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान को बनाया था। तो जो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी है उसने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान को बनाया। पुलवामी ने अमरावती के स्तूप के चारों ओर वेस्टनी का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित थे। अमरावती के स्तूप को संवर्धन किसने करवाया? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने। पुलवामी शक शासक रुद्रदामन से पराजित हुआ और लेकिन उसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत की। कनेरी अभिलेख में इसका वर्णन है। कनेरी अभिलेख क्या कहता है कि वशिष्ठिपुत्र पुलवामी रुद्रदामन से पराजित हो गया पर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के अभिलेख से ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख है कि सातवाहन वंश कहाँ पाया गया? आंध्र प्रदेश में। इसकी पुष्टि किससे मिलती है? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के अभिलेख से ही मिलती है। पुराणों में पुलवामी को पुलम्मा कहा गया है। पुराणों में पुलवामी को पुलम्मा, नासिक अभिलेख में उसे दक्षिण पथेश्वर कहा गया है। अब है यज्ञ श्री सातकर्णी। 174 ईस्वी से 203 ईस्वी में यज्ञ श्री सातकर्णी इस वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। यज्ञ श्री सातकर्णी उसने शकों द्वारा जीते गए भूभाग को पुनः जीता था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। इसके उसके समुद्र प्रेम व व्यापार के प्रति लगाव को दर्शाते हैं। जहाज के चित्र यानी यज्ञ श्री सातकर्णी। मछली व शंख के चित्र भी यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिलते हैं। मछली और शंख के चित्र, जहाज के चित्र, यज्ञ श्री सातकर्णी। अब है सातवाहन समाज, संस्कृति और प्रशासन। समाज के साथ संस्कृति कैसी थी और प्रशासन कैसा था? तो सातवाहनों ने कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए। जैसे कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के चलाए वैसे सातवाहनों ने नहीं चलाए। सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया जाता था। उनके अधिकांश सिक्के किसके हैं? शीशे के हैं। सातवाहनों के जो सिक्के हैं वो शीशे के हैं। सातवाहनों ने प्रोटीन, तांबा, कांसे की मुद्रा चलाई। प्रोटीन, तांबा और कांसा मुद्रा किसने चलाई? सातवाहनों ने चलाई। प्रोटीन, तांबा और कांसा। भारी मात्रा में मिले सातवाहन एवं रोमन सिक्कों से बढ़ते व्यापार की ओर संकेत मिलता है। यानी रोम के साथ अच्छा व्यापार था। यह कपास का भारी मात्रा में उत्पादन होता था। बड़ोच उस समय एक प्रमुख बंदरगाह था, व्यापारी केंद्र भी था। सातवाहन के समय बड़ोच। व्यापार में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था जिसे कांसार्पण कहते थे। चांदी और तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? कांसार्पण। गौतमीपुत्र सातकर्णी को आगमन निल्य, वेदों का आश्रय, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। उसने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित
किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहनकालीन समाज 4 जातियों में बंटा था, जिसका आधार व्यवसाय था यानी धंधा था। सातवाहनकालीन समाज व प्रशासन में मात्र सत्तात्मक ढांचा था। इस काल की 2 रानियों नागानिका, सातकर्णी प्रथम की माता, और गौतमी बलश्री ने प्रशासन में सक्रिय भाग लिया था। तो समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। 2 रानियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, नागनिका जिसका नागनिका और एक गौतमी बलश्री। महारठी व महाभोज बड़े सामंत होते थे। महारठी महाभोज जिन्हें अपने क्षेत्र में सिक्के उत्कीर्ण कराने का अधिकार था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों ने प्रारंभ की थी। यानी पहले ब्राह्मणों को ब्राह्मण थे उनको भूमि दान नहीं दिया जाता था, तो इसकी परंपरा किसने शुरू की? सातवाहनों ने। हालांकि उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। इस भूमिदान की प्रथा ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सामंतवाद को जन्म दिया। यानी जो सेंट्रलाइजेशन था उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। यानी जो केंद्र मजबूत था, अब वो केंद्र क्या हो गया? धीरे धीरे भूमिदान देने के कारण कमज़ोर हो गया, और जिससे सामंतवाद को बढ़ावा मिला। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? सातवाहन काल से होती है, क्योंकि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में प्रशासनिक अधिकारियों को भी वेतन के बदले करमुक्त भूमि दी जाने लगी। बाद में क्या हो गया? वेतन नहीं देते थे, उसके बदले करमुक्त भूमि गुप्त और गुप्त काल में दे देते थे, जिससे सामंतवाद को बढ़ावा मिला। सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन की अनुकृति था। यानी मौर्य प्रशासन जैसा ही सातवाहन प्रशासन था, प्रभावित था। उनके समय जिलों को मौर्य काल की तरह आहार कहा जाता था। सातवाहन अभिलेखों में कटक व सकंदावार शब्दों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। ये सैनिक शिविर थे जो प्रशासन के केंद्र के रूप में भी काम करते थे। इससे सातवाहन शासन का सैनिक लक्षण प्रकट होता है। अब गांव का प्रशासक गोलमिक या गोलिक कहलाता था। गोलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। हालांकि आलिक भी ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे। तो ग्राम का जो प्रशासक होता था या उसे गोली कहते थे या गोलमिक कहते थे, और गोलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, और आलिक भी ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे। इस समय सामंतों की 3 श्रेणियां थी। सातवाहन काल में सामंत कितने प्रकार के थे? 3 श्रेणियां। प्रथम श्रेणी में राजा आते थे, द्वितीय श्रेणी में महाभोज आते थे, और तृतीय श्रेणी में आते थे सेनापति। तो राजा, महाभोज और सेनापति। व्यापारियों शिल्पियों में महायान बौद्ध धर्म प्रचलित था। महायान बौद्ध धर्म किन में? व्यापारियों और शिल्पियों में, जो धातु काम करते थे। बाकी समाज में वैष्णव और शैव धर्म की प्रधानता थी। तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे, वैष्णव और शैव धर्म को भी मानते थे। ईंटों के मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण ईसाकुओं ने किया। यानी ईंटों से निर्मित मंदिर सर्वप्रथम किसने किया? ईसाकुओं ने किया। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण चैत्य था कार्ले का, और स्तूप था अमरावती का। सातवाहन काल में सबसे महत्वपूर्ण चैत्य था कार्ले का और स्तूप अमरावती का। शिल्पियों में गंधिकों का बार बार उल्लेख मिलता है। गंधिक इत्र बनाते थे, यानी सेंट बनाते थे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा गुंटूर जिले में स्थित है, और अमरावती सातवाहनों यानी आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा और अमरावती सातवाहनों उनके उत्तराधिकारियों ईसाकुओं के काल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा और अमरावती सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारी कौन थे? ईसाकुओं के काल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र। तो बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से? आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती। ईसाकुओं ने अपनी राजधानी अमरावती से हटाकर नागार्जुन कोंडा बना दी। नागार्जुन कोंडा का दूसरा नाम विजयपुरी है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा गुंटूर जिले में स्थित सातवाहनों उनके उत्तराधिकारियों के काल में बौद्ध संस्कृति महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अमरावती स्तूप का निर्माण 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, और इसका पता सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में लगाया था। अमरावती स्तूप का 200 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम पता मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में लगाया। अब है सातवाहनों की राजभाषा प्राकृत और लिपि ब्राही थी।
राजभाषा क्या थी? प्राकृत। लिपि ब्राही। इशाकू वंश के संस्थापक श्री शांतिमूल थे। इसने यशमेघ यज्ञ भी किया। नागार्जुन कोंडा अभिलेख से ज्ञात होता है कि इशाकू नरेश वीर पुरुष दत्त ने उज्जैन के शक नरेश की कन्या रुद्र भट्टारिका से विवाह किया था। आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन ने 248-49 ईस्वी के लगभग कलचुरिया चेदी संवत की स्थापना की थी। आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन ने 248-249 ईस्वी के लगभग कलचुरिया चेदी संवत की स्थापना की। सातवाहन काल में पश्चिमी दक्षिण भारत में तग्गर, जिसे तेर कहते हैं, पैठान, धान्य कटक, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, बड़ौद, सोपारा, अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम आदि समृद्ध नगरें थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये मौर्योत्तर काल के बारे में कुछ विशेष छोटे छोटे राजवंशों का और विशेषकर सातवाहन वंश के बारे में जानकारी ली। और आगे का जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू। और प्लीज़ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपका कोई सुझाव हो, किसी प्रकार का कोई चेंज का सुझाव हो तो प्लीज़ हमें राय ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों।